हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। तो हम लोग जो वन शॉट सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें लास्ट क्लास के अंदर हमने कल जो क्लास हुई थी आपकी उसमें पांचवा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ ली। हाँ, वीडियो किसी बच्चे की दिखेगा कि सर धीरे धीरे आ रहे हैं, लाइव क्लासेज नहीं आ रही है। तो मैंने बोला था ना, मोबाइल वाला इश्यू है वो ख़त्म हो गया और मैं वादा करता हूँ 31 जनवरी तक आपको 100% सिलेबस करवा दूंगा। आप मुझे मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे तो मुझे पता है कैसे काम करना है। मुझे पता है मेरे बच्चों को, मेरे लाल और लालियों को मुझे यहाँ से कहाँ पहुँचाना है। राजस्थान बोर्ड वालों के लिए पता है सबको कि कल 1.5 सीट आ गई है। यूपी बोर्ड वालों के पहले से ही आ रखी है। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तैयार ज़बरदस्त। और हमारे सामने आज छठा चैप्टर शुरू होगा। हमने बोला था लगातार चैप्टर करेंगे, बीच में कोई मिक्स नहीं करेंगे। और चैप्टर है अध्याय नंबर 6, त्रिभुज ट्राइंगल्स। अक्सर मैं देखता हूँ इस चैप्टर में बच्चों के बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती है, बहुत डाउट रहते हैं, सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये एग्जाम्पल कैसे आ गया, ये कैसे हो गया। क्योंकि अगर आप ज्यामिति की बात करोगे ना आपके, तो टोटल 2 चैप्टर्स आपके, एक त्रिभुज है, फिर एक 10वां चैप्टर आएगा जिसको हम लोग वर्त पढ़ते हैं। कौन सा चैप्टर आपके? वर्त है। उसके अंदर दोनों छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, अच्छे नंबर के हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ऐसे त्रिभुज के बारे में 9th क्लास में आप लोग बहुत बेसिक से पढ़ते हो, तो मैं कोशिश करूंगा 9th वाली चीज़ें आपको पहले बता दूं। पहले त्रिभुज के बारे में सारी चीज़ें बता दें हम लोग, क्या क्या होती है, क्या क्या नहीं होती, परिभाषा वगैरह। फिर हम लोग क्या होता है, पहले जिस चीज़ को पढ़ना होता है ना उसको पढ़ना जरूरी। मैं त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, सीधा 10th क्लास के ऊपर आ जाता हूँ, ये नियम पढ़ा दूँ वो नहीं। और टोटल 2 परमे इसके अंदर, 6.1 और 6.2 परमे है। तो हम लोग एक परमे को सिद्ध करेंगे, 6.1 थेल्स परमे। एक थेल्स परमे के विलोम में वो सिद्ध करना नहीं आता है, तो क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो मैं रिवीजन उस हिसाब से आपको करवाऊंगा। तो उम्मीद है इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होगी और कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। नाम से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे हम लोग अगर नाम लिखें आपके सामने, इसके दोनों नाम आपको ध्यान रखने, क्योंकि दोनों नाम से आपको थोड़ा सा क्या होगा पता लगेगा। धैर्य से देखें, 1 घंटे से कम का इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा कोई समस्या आपको आएगी नहीं। जैसे देखो हम लोग पढ़ते हैं ट्राइंगल, त्रिभुज के बारे में है क्या। अब परिभाषा सबको पता है कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। 3 असंरेख बिंदुओं से घिरी मिलकर बनी आकृति, संरेख और असंरेख तो पता है ना, हम लोगों ने पढ़ रखे हैं संरेख और संरेख, आपको बताओ। तो अब थोड़ा ध्यान देना, इसके बाद परिभाषा की बात करेंगे। पहले आप हिंदी वाले वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हिंदी वाले वर्ड को अगर ध्यान से देखोगे, इसके अंदर 2 भुज हैं, 2 नाम है, त्रि प्लस में क्या लिखा हुआ है, भुज लिखा हुआ है। हिंदी वाले वर्ड को अगर ध्यान से देखोगे, इसके अंदर त्रि प्लस में क्या लिखा हुआ है, भुज लिखा हुआ है। और अगर हम लोग बेसिक तरीके से पता है तो त्रि का मतलब आपको पता है 3 और भुज का मतलब होता है भुजें। इसका मतलब त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जिसके अंदर कितनी भुजाएं हो सकती है, 3 भुजाएं हो सकती है। त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जिसके अंदर कितनी भुजाएं हो सकती है, आपके 3 भुजाएं हो सकती। धीरे धीरे ध्यान देना। आप इंग्लिश वाले वर्ड के ऊपर गौर करोगे ना, तो यहां पर भी आपको मिलेगा। यहां पर 2 वर्ड है आपके सामने, एक लिखा है ट्राई, एक लिखा है एंगल्स। सबको पता है कि ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3 प्लस एंगल्स का मतलब क्या होता है, आप कोण मान लो, हिंदी में कोण होता है। और 3 का मतलब मैं क्या लिख देता हूं, 3 कोण। 3 का मतलब 3 हो गया और एंगल्स का मतलब क्या हो गया, कोण। ऐसा मतलब अगर हिंदी वाला वर्ड समझे तो हिंदी वाले वर्ड से यह समझ में आता है कि त्रिभुज एक ऐसी आकृति जिसके अंदर 3 भुजाएं होती। त्रिभुज एक ऐसी आकृति जिसके अंदर कितनी भुजाएं होती, 3 भुजाएं होती। और ट्राइंगल्स नाम देखने से पता यह लगता है कि ट्राई प्लस एंगल से हमें यह पता लगता है कि आपके इसके अंदर 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, 3। मतलब त्रिभुज एक ऐसी आकृति जिसके अंदर 3 भुजाएं भी होती है और 3 कोण भी होते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना। आपको संरेख और असंरेख बिंदुओं का पता होगा। संरेख का मतलब एक लाइन में होना चाहिए, असंरेख का मतलब कहीं पर भी हो सकते हैं। समझने का प्रयास करना। मान के चलिए कि आपके पास एक बिंदु यहां पर है, एक, फिर एक बिंदु यहां पर, फिर एक बिंदु यहां पर। हमने इन तीनों बिंदुओं को मिलाया, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया और ऐसे मिलाया। ये थोड़ी सी लाइन सही नहीं बनी, सही कर देते हैं इसको। ये लो सर, ये हम लोगों ने मिला दी। 3 भुजाएं कौन कौन सी हैं, हमेशा ध्यान रखना, ये कोण है इसका।
ये इसका कोण है, ये वाला। और हमेशा ए कोण के सामने स्मॉल ए भुजा होती है। कौन सी भुजा होती है? स्मॉल ए भुजा होती है। ठीक है, ये जो आपके पास बी कोण है, ये वाला, ये इसके जस्ट सामने एक भुजा होती है स्मॉल बी। कौन सी भुजा होती है? स्मॉल बी। ठीक है, इस सी को मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ बड़ा लिखा है, ये सी। ठीक है, और ये जो सी कोण है आपके पास, ये वाला, ये इसके जस्ट सामने जो भुजा होती है वो होती है आपकी स्मॉल सी। कौन सी भुजा होती है? आपके स्मॉल सी। बच्चे ज्यादातर ये सोचने से क्या फर्क पड़ता है, कहीं पर भी ए ले लो, यहाँ ए ले लो, यहाँ बी। नहीं सर, हमेशा जो कोण ए है उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो स्मॉल ए कहलाएगी, कोण बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी कहलाएगी, और कोण सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी कहलाएगी। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा आप लोग, आप हल्के फुल्के में नहीं ले सकते इन चीज़ों को, बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को समझते हुए जाना है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो कोण ए के सामने तो कितनी भुजाएं होगी? 3 भुजाएं होगी। मतलब कोई पूछे कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। और त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष भी होते हैं। शीर्ष का मतलब क्या होता है? जहां पर 2 लोग मिलते हैं ना, 2 लोग। अब देखो सपोज दैट ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, ये देखो ऐसे जा रही है, यहाँ पर ये मिल रही, देखो ये ऐसे भुजा यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर। तो ये जो बिंदु आया ना, ये इसका क्या है? इसका ये क्या आपका एक शीर्ष कहलाएगा। तो यहाँ पर 3 शीर्ष है, ध्यान से देखो, ए शीर्ष, बी शीर्ष, और कितने हो गए? 3 शीर्ष हो गए। ठीक है, तो कोई पूछ ले एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तो एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। अब त्रिभुज में कोण जो हम बात करते हैं ना, कोण 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो अंदर बने उसको हम लोग अंत्य कोण बोलते हैं, एक जो बाहर बनते हैं उनको बाह्य कोण बोलते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटरनल एंड एक्सटर्नल पता है ना, अंदर वाले और बाहर वाले चीजें। तो अंदर वाले यहाँ पर जो कोण है ना, यहाँ पर आपके सामने अंदर वाले जो कोण आपके सामने लिखे गए हैं, उनका जो योग होता है वो ध्यान रखना। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। लेकिन अगर सपोज दैट मैंने इस भुजा को यहां बाहर बढ़ाया और इसको एक डी बिंदु तक बढ़ा दिया, कहां बिंदु तक बढ़ा दिया? डी बिंदु तक। तो ये दोनों रेखाएं एक यहां पर कोण बना रही, देखो ये वाला, ये वाला। इस कोण को हम लोग नाम दे देते हैं 1। उम्मीद है जब मैं जिस दिन इसको भी आगे बढ़ाऊंगा, बढ़ा सकता हूं, बिल्कुल बढ़ा सकता हूं। ठीक है, इसको नाम दे दिया ई पॉइंट। तो यहां पर भी एक कोण बनेगा और यहां एक कोण बनेगा 2 नंबर। उम्मीद है इसको जिस दिन आगे बढ़ाऊंगा आपके सामने, इस बिंदु को एफ तक आगे बढ़े, तो यहां पर एक कोण बना, ये बन गया कोण 3। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो अंदर है जो हो तो बोलेंगे आपके अंत्य कोण। कौन से कोण है? अंत्य कोण। और ये 1, 2 और 3 जो है वो क्या होते हैं? आपके बाह्य कोण होते हैं। ठीक है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस का कोण 3 बराबर में होता है 360 डिग्री। मैं ना लाइनें लिख देता हूं। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग, तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये लाइन ध्यान रखना। किसी भी त्रिभुज के तीनों जो अंदर वाले कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। मैं वापस बता देता हूं, सबको पता है एक घिसी पिटी परिभाषा आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, मैं वो लिख देता हूं आपके सामने। 3 भुजाओं से, 3 भुजाओं से गिरी बंद आकृति, बंद होनी चाहिए, ऐसे नहीं खुली भी हो जाए, ध्यान रखना। बंद का मतलब क्लोज होनी चाहिए। बंद आकृति
त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से गिरिबंध आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। और कोई भी त्रिभुज जो होता है उसके अंदर तीन भुजाएं होती है और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। तीन भुजाओं से गिरिबंध आकृति को क्या बोला जाता है? त्रिभुज बोला जाता है। एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब कोण ए, कोण बी और कोण सी अंदर वाले जब जुड़ेंगे उनका योग हो जाएगा 180 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बाह्य मतलब त्रिभुज के बाहर 1, 2 और 3 मिलकर कितने बनाएंगे? 360 डिग्री। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आनी चाहिए। ठीक है, इस त्रिभुज के बारे में कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी। किसी त्रिभुज में विकर्णों की संख्या बराबर, मुझे कोई ये बता सकता है कि किसी त्रिभुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं? बताओ सर, त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं? पहली बात तो विकर्ण की परिभाषा दें। विकर्ण की परिभाषा मतलब जैसे सपोज दैट आप लोग चतुर्भुज पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो आप लोग? चतुर्भुज पढ़ते हो। ये इसका ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है, ये इसका सी पॉइंट है और ये इसका क्या है? डी पॉइंट है। विकर्ण का मतलब होता है एकदम सम्मुख कोणों को मिलाने वाला रेखाखंड या सम्मुख बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। ये इसका एक विकर्ण है और ये एक इसका विकर्ण। चतुर्भुज विकर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। चतुर्भुज 2 विकर्ण होते हैं। उसी प्रकार से त्रिभुज में, तो त्रिभुज में अगर आप लोग सीधा मिलाओगे रेखाखंड मिल ही नहीं रहा। तो ध्यान रखना, जो त्रिभुज होता है उसके अंदर अगर कोई विकर्णों की संख्या आपसे पूछ ले तो कितनी होती है साहब? 0 होती है। किसी त्रिभुज में, चाहे दुनिया का कैसा ही त्रिभुज है, चाहे वो विसंभव त्रिभुज है, संभव त्रिभुज है, प्रकार भी आपको पता होंगे, इतनी डिटेल से मैं बातें नहीं करूंगा। हाँ, ये जरूर त्रिभुज हम लोग आगे और पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे सर? जब हम लोग आपके 12वां चैप्टर पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वहाँ मैं 2D और 3D आकृतियाँ पढ़ाऊंगा, तो वहाँ मैं सारे सूत्र लिखवाऊंगा। वैसे भी लिखवाने की आदत है मेरी। ठीक है, मैं ज़्यादा ही चीज़ें करवाता हूँ, कम नहीं करवाता हूँ कभी भी। ठीक है, तो ये आपके त्रिभुज के बारे में सब बातें। उम्मीद है कोई ज़्यादा समस्या होनी नहीं चाहिए, किसी प्रकार की ज़्यादा कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं पढ़ाऊँ उतना कितना भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। बेसिक बातें जितनी हो सकती है उतनी पढ़ा दूं। बाकी आप लोगों को त्रिभुज अगर पढ़ा होना, मैं 1 महीने तक पढ़ा सकता हूँ। 10 घंटे की क्लास लो ना तो त्रिभुज का इंट्रोडक्शन पूरा नहीं, क्योंकि ज्यामिति में सारी चीज़ें, ज्यामिति में अलग होता है उसका, क्षेत्रमिति में अलग चीज़ें होती, वैसा नहीं। हम लोगों ने त्रिभुज शुरू किया है तो मैं त्रिभुज के बारे में ये बता सकता हूँ। त्रिभुज में परिभाषा क्या होती है? 3 भुजाओं से गिरिबंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, किसी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है। ये आपको ध्यान रखना सर। मेरे हिसाब से जो बातें लिखी है इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, इसको मैं वैसे भी मिटा रहा हूँ। ठीक है, बोलो सर, और बताओ कोई समस्या हो तो। ये त्रिभुज के बारे में है। धीरे धीरे हम लोग त्रिभुज के बारे में भी और हम लोग पढ़ेंगे, क्या आएगी क्या नहीं आएगी। अगली जो हेडिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट अगली है हमारी सर्वांग सम आकृतियां और समरूप आकृतियां। 2 आकृतियां हम लोग पढ़ेंगे, सर्वांग सम आकृतियां, समरूप आकृतियां, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स होती है, उनके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में वही काम आएगी। ये तो मुझे त्रिभुज के बारे में इतनी बातें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अगर त्रिभुज शुरू कर रहा हूं ना तो कम से कम उस त्रिभुज के बारे में तो आपको इतनी बातें तो पता हो सर। अगर इतनी बातें पता नहीं ना, फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। बताओ सर, बोलो। कोई समस्या किसी प्रकार की होनी नहीं चाहिए। त्रिभुज यानी ट्राइंगल्स, त्रिभुज का मतलब 3 भुजाओं से गिरिबंध आकृति त्रिभुज कहलाती है। सारी बातें जो त्रिभुज के बारे में हो सकती है, विकर्णों की संख्या वगैरह 0 होती है, ये बातें सारी मैंने आपके सामने लिख दी। उम्मीद है कोई ज़्यादा समस्या आई नहीं होगी। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट लो और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। और अगली हमारी हेडिंग है सर्वांग सम और समरूप आकृतियाँ। एक्चुअल में पूरे चैप्टर में वही चीज़ें चलेगी। ज़्यादा हेडिंग इतनी बची हुई नहीं है जितनी आप लोग सोच रहे हो। ज़्यादा घंटे भर का इंट्रोडक्शन होगा, मैं फटाफट करवा देता हूँ इसको। क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं इसके। और आज हम लोग लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, शाम को इसकी लाइव क्लास आ जाएगी, छोटे वाले क्वेश्चंस और मैं समझा दूंगा आपको बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट लो फटाफट।
तो उम्मीद है त्रिभुज के बारे में जितनी भी बातें मैंने आपके सामने रखी है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी कि त्रिभुज के बारे में क्या क्या हो सकता है। ऐसे त्रिभुज के बारे में खूब सारी बातें अभी मैं प्रकार वगैरह लेके बैठूंगा, इतना कोई है नहीं, जितना आपके सिलेबस में उतना आपको पढ़ा देता हूं। तो अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं सर्वांग सम और समरूप आकृतियों की जानकारी। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं आपके त्रिभुज में आगे की जो बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने है। मैं इसको 2 भागों में आपको बांटने के बताने वाला हूं। बोर्ड के आपके 2 भाग कर रहा हूं और पहले भाग में इधर हम लोग पढ़ेंगे आपके सर्वांग सम आकृति। कौन सी आकृतियां पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही निर्भर करेगा, ध्यान रखना। सर्वांग सम आकृति, ठीक है। और इधर हम लोग पढ़ने वाले हैं समरूप आकृति। क्योंकि अगर हम लोग ये पढ़ लेते हैं इसके बाद मुझे इनके नियम बताने, सर्वांग समता के समरूपता के नियम 2 बताने, को ज़्यादा समस्या आएगी नहीं, मैं जगह यहाँ होगी तो यही बता दूंगा, ठीक है। फिर आपको एक थेल्स पर में पढ़ना है, इतना ही है, काम है ही नहीं ज़्यादा इसमें, ज़्यादा लंबा नहीं, इंट्रोडक्शन ध्यान रखना, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी ध्यान रखना। सर्वांग सम आकृतियों की परिभाषा क्या होती है, आप लिखेंगे ऐसी आकृतियाँ, आप लिखेंगे ऐसी आकृतियाँ जिनका आकार तथा माप का मतलब होता है साइज, ध्यान रखना, समान हो। और ये जो आकार लिखा है इसको इंग्लिश में बोला जाता है शेप। ऐसी आकृतियां जिनका आकार तथा माप समान हो सर्वांग सम आकृतियां कहलाती। सर्वांग सम आकृतियां कहलाती। इसकी थोड़ी सी परिभाषा लिख देता हूं, फिर हम लोग आगे की बात कर लेंगे। आप लिखोगे ऐसी आकृतियां ऐसी आकृतियां जिनका आकार समान हो, जिनका आकार समान हो लेकिन माप समान नहीं। इतना ही फर्क है। इधर तो आकार और साइज दोनों, मतलब जिन जैसा शेप है वैसा वैसा साइज भी बराबर होना चाहिए। लेकिन इधर मैं इनको अगर वन वर्ड समझाऊं ना तो मतलब ये होता है ऐसी आकृतियां जो अपने को पूरा पूरा ढक लेती है, ऐसी आकृतियां जो अपने को पूरा पूरा ढक लेती है, दूसरी आकृति गायब हो जाती है। जैसे सपोज ये बोर्ड है आपके सामने, इस बोर्ड के जितने एक बोर्ड और लाके दिखाई दे तो पीछे वाला बोर्ड दिखाई नहीं दे, आगे वाला, इसका मतलब सर्वांग सम आकृतियां। क्यों भी? क्योंकि इनका आकार भी समान हो गया और माप भी क्या हो गया, बराबर। जैसा आप ये सोचो, मेरे पास ये 2 मार्कर है एकदम सेम टू सेम, आप देख लो चाहे, अगर आप इनको देखोगे तो एकदम साइज में सेम है, एकदम इनका आकार समान है और माप भी क्या एकदम सेम टू सेम, दोनों बेलनाकार है और आकार में भी समान है। इसका मतलब ये जो आकृतियां हैं, ये जो आकृतियां वो कौन सी आकृतियां हैं, सर्वांग सम आकृतियां। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपके सामने ये एग्जाम्पल रखता हूँ, है दोनों, देखो आकार तो दोनों का ही समान है ना, ये भी बेलनाकार है ये भी बेलनाकार है, लेकिन ये साइज में समान नहीं है। देख लो ये बड़ा है ये क्या छोटा, इसका मतलब ये समरूप आकृति है। सर्वांग सम में आकार और साइज दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब जितना जैसा आकार है, आकार तो इसमें भी बराबर होता है उसमें। ऐसा नहीं हो कि आप लोग कह दो कि सर इनका कंपैरिजन कर दो, इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता, इनका आकार भी समान है, ये घनाभ है ये बेलनाकार है तो आकार बराबर हो ही नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, ऐसी आकृतियां जिनका आकार और माप क्या होना चाहिए, बराबर, वो सर्वांग सम होगी। जिनका आकार तो बराबर हो लेकिन साइज बराबर नहीं हो, कोई जरूरी नहीं, वो हो जाएगी समरूप आकृति।
वो क्या हो जाएगी, समरूप आकृतियां हो जाएगी। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, फिर हम लोग आगे इसकी बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको बताता हूं। ये ए, बी, सी और क्या है डी। ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये मतलब चारों भुजाएं बराबर, तो वर्ग कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया पी, क्यू, आर और एस। ये भी आपके 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर। देख लो, इन दोनों का आकार भी समान है और दोनों का माप भी क्या है, बराबर है। इसका मतलब दोनों आकृतियां क्या है, सर्वांग सम। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ये जो चतुर्भुज है आपके ए बी सी डी, चतुर्भुज पी क्यू आर एस के क्या है, सर्वांग सम। और सर्वांग सम का साइन ऐसा होता है जी, सर्वांग सम का साइन ऐसा होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये कहता है कि देखो इस साइन का मतलब क्या, देखो ये बराबर भी है और सर्वांग सम भी, आकार भी बराबर है और ये माप भी बराबर है, इस बात को ध्यान रखना। दिखने में एक जैसी, पूरा पूरा ढक लेनी चाहिए। जैसे आप लोग बात करो अपने 10th क्लास की गणित की किताब की, जितने बच्चे उनके पास सब जैसे एक जैसी किताब है, पूरा पूरा ढक लेगी। इसका मतलब उनका आकार भी समान है और उनका माप भी समान है। शेप और अगर साइज समान है तो वो सर्वांग सम आकृतियां होगी। और अगर शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं, जैसे एक बात बताऊं, मैं कोई गोले की बात करता हूँ, एक टेनिस गेंद होती है, एक फुटबॉल होती है। टेनिस गेंद इतनी सी होती, फुटबॉल इतनी बड़ी होती है। दोनों का आकार तो गोलाकार है लेकिन दोनों साइज में बराबर नहीं है। इसका मतलब दोनों आकृतियां क्या आपकी, समरूप आकृतियां। कौन सी आकृतियां हैं, समरूप आकृतियां हैं। तो मैं आपके सामने बना के बताता हूँ, इधर ध्यान देना। जैसे हम लोग एक त्रिभुज की बात कर लेते हैं, चलो ये त्रिभुज है ए बी और सी, और एक त्रिभुज है आपके पास पी क्यू आर। देख लो, दोनों का आकार तो समान है लेकिन दोनों साइज में बराबर नहीं है। अगर आकार और साइज दोनों समान है तब तो सर्वांग सम हो जाएगी, और केवल आकार समान है और साइज बराबर नहीं है तब हो जाएगी समरूप। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, ये त्रिभुज को लिखने का ऐसा सिंबल होता है। जैसे ये चतुर्भुज है ना, 4 भुजाओं से त्रिभुज को ऐसे लिखा जाता है। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप। तो समरूप का केवल और केवल इतना ही साइन आएगा। समरूप का क्या आएगा, इतना सा साइन आएगा। इस बात को ध्यान रखना। क्या मेरे लालू लाली इस बात को समझे या नहीं समझे, ये बताओ। क्या एकदम क्लियर कट बातें हो गई आपके, शानदार तरीके से। क्या चीजें बताई, क्या नहीं। आकार और साइज, आकार और माप, यानी शेप और साइज समान है, सर्वांग सम आकृतियां होगी। और आकार और आपके माप, आकार समान है लेकिन माप बराबर नहीं है। इसका मतलब शेप तो एक जैसा होना चाहिए लेकिन साइज बराबर नहीं होनी चाहिए, जैसे आपके सामने ये है। क्या मेरे लाल और लालियों को बात समझ में आई क्या नहीं आई, ये बताओ। बताओ सर। आकार तो दोनों में है, इसमें भी आकार होने, ऐसे नहीं एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज की आप लोग तुलना कर दो। एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज की तुलना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो वो सर्वांग सम होगी ना समरूप होगी। समरूप और सर्वांग सम होने के लिए एक शर्त कॉमन है, वो है दोनों का आकार। दोनों का आकार तो समान दोनों में होता है लेकिन इसमें साइज भी सेम होती है, इसमें साइज सेम नहीं होती। जैसे त्रिभुज दोनों बराबर अगर इधर हैं तो सर्वांग सम हो जाएगा। एक त्रिभुज छोटा है एक त्रिभुज बड़ा, इसका मतलब वो समरूप हो जाएगा। और समरूप को, सर्वांग सम को इस साइन से लिखा जाता है और समरूपता को इस साइन से लिखा जाता है। इस बात का ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। और कुछ नोट में आपको पॉइंट ध्यान रखने मैं आपको बता देता हूं। नोट में क्या ध्यान रखना है, नोट में एक लाइन याद रखनी है, सर्वांग समता के लिए इसका यूज किया जाता है, CPST। CPCT का, सॉरी CPST का तो उसके लिए होता है। सर्वांग समता के लिए किसका यूज किया जाता है, CPCT का। और इसका मतलब क्या होता है, कोई पूछ रहे तो ध्यान रखना। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग
बराबर होते हैं। संगत भाग का मतलब ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। इस बात ध्यान देखो, ए वाला पी के बराबर होगा, बी वाला क्यू के बराबर होगा, सी वाला आर के बराबर होगा, डी वाला एस के बराबर होगा। नोट तो इधर भी ध्यान रखना आपको। इसमें जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है आपका सीपी एसटी। क्या यूज किया जाता है? सीपीएसटी। और इसका मतलब क्या होता है? समरूप त्रिभुजों के संगत भागों का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों के संगत भागों का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखना। ये सबको पता हो गया, कोई समस्या नहीं। चलिए सर, आगे वाली हेडिंग पढ़नी है सर्वांग समता की कसौटियां। सर्वांग समता की सर्वांग समता की कसौटी। सर्वांग समता की कसौटियां आपको ध्यान रखनी। 4 कसौटियां आपको ध्यान रखनी। एक तो होता है SSS, नियम। दूसरा आपको याद रखना है ASAS नियम। तीसरा याद रखना आपको ASA नियम। चौथा याद रखना है आपको RHS नियम। इनका मतलब क्या होता है वो समझना। SSS का मतलब हो जाएगा, साइड होता है, ध्यान रखना, भुजा 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 नियम। भुजा भुजा सर्वांग समता नियम। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। इसका मतलब हो जाएगा कोण भुजा कोण नियम। कोण भुजा सर्वांग समता नियम। और RHS का मतलब है, RHS का मतलब राइट एंगल होता है, मतलब कर्ण समकोण है ना। राइट एंगल का मतलब समकोण हो गया। समकोण। H का मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण। भुजा सर्वांग समता नियम। भुजा सर्वांग समता नियम। ये लो सब। ये आपको सर्वांग समता के बारे में जितनी बातें बतानी है उतनी मैंने आपको बता दी। सर्वांग सम का मतलब ऐसी आकृतियां जिनका आकार और माप दोनों बराबर, जिनका शेप भी समान होना चाहिए, दिखने में एक जैसी होनी चाहिए और एकदम पूरा पूरा उनको ढक लेनी चाहिए, कुछ भी हेर बदल नहीं होना, सेम टू सेम। ठीक है, वो आपकी सर्वांग सम आकृतियां कहलाती। उदाहरण दे दिए। सर्वांग सम को इस साइन से लिखा जाता है, इसमें CPCT का यूज किया जाता है। तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, संगत भाग बराबर मतलब संगत भुजाएं बराबर हो जाएगी, संगत कोण बराबर हो जाएंगे। जितनी जो चीजें बची अपने आप ही अगर आप लोगों ने कर दिया, लेकिन इनको सर्वांग सम करने के लिए आपको 4 नियम पता होने चाहिए। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है,
किसी त्रिभुज के आपने 3 भुजाएं बराबर कर दी तो वहां नियम लगेगा एस 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 सर्वांग समता नियम, मतलब भुजा 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 सर्वांग समता नियम। अगर आपने किसी त्रिभुज के पहले कोण भुजा बराबर कर दी, फिर कोण बराबर कर दिया, फिर भुजा, मतलब 2 भुजाएं और एक कोण बराबर कर दिया, वहां नियम लगेगा एस ए एस नियम, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। अगर किसी त्रिभुज के आपने 2 कोण और एक भुजा बराबर कर दी, मतलब ए एस ए नियम, इनको ऐसे ही लिखा जाता है, आप मत बोलना सर उल्टा पुल्टा लिख दें क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम, आरएचएस का मतलब कभी 90 डिग्री आ जाए, बाकी ये नियम और ये नियम, दूसरा और चौथा नियम एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम है, ध्यान रखना। आर का मतलब हो गया समकोण, एच का मतलब कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम, ये आपको ध्यान रखना, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना सब, ठीक है। अब मैं आपको एक काम करता हूं, आप इनको सर्वांग समता की कसौटियां भी बोल सकते हो, आप लोग इसको समरूपता की कसौटियां भी बोल सकते हो। हाँ बिल्कुल सेम चीज है, ध्यान रखना, क्योंकि कारण क्या होती है कि दुनिया में जितनी भी समरूप आकृति है ना वो सारी सारी सर्वांग सम होती, समरूप जो होती है वो सर्वांग सम होती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये समरूपता की कसौटियां भी एक ही चीज है, दोनों को साथ में लिखना, उसमें एक नियम अलग से लिखवाऊंगा जो आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना सब। सर्वांग समता की कसौटियां या समरूपता की कसौटियां एक ही चीज होती है, ध्यान रखना, ज्यादा दोनों में फर्क नहीं। हाँ ये जरूर है कि यहाँ अनुपात बराबर, यहाँ भुजाएं संगत भाग बराबर होते हैं, वहां अनुपात बराबर होता है, लेकिन इसकी कसौटी में एक कसौटी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी सर, वो हो जाएगी ट्रिपल ए नियम। ट्रिपल ए नियम का मतलब क्या हो जाएगा, कोण 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 समरूपता नियम, ठीक है। इसको कहीं कहीं किताबों में यह भी लिखा गया, डबल ए नियम। क्या लिखा, 3 कोण बराबर नहीं करके आप किसी त्रिभुज के कितने कोण बराबर कर दो, 2 कर दो, डबल ए का मतलब हो जाएगा कोण कोण सर्वांग समता लिख रहा हूं क्या, समरूपता लिखना, हाँ जी सर। जितनी बातें मैंने आपके सामने लिखी है सारी की सारी आपको याद हो जानी चाहिए, जितनी बातें आपके सामने लिखी है सब की सब आपको याद हो जानी चाहिए। बाकी इससे छोटा सवाल बनता है वो मैं आपको एमसीक्यू वाली क्लास जो कल आएगी उसके अंदर बता दूं, कोई समस्या नहीं मेरे को तो, ठीक है, वरना क्वेश्चंस वाले बता दूं क्या दिक्कत है। तो ये है आपके सामने, ध्यान रखना, सर्वांग समता और समरूपता की एक ही कसौटियां होती, लेकिन ये एक नया नियम है, ये ध्यान रखना। ज्यादातर 99.99% समरूपता में यही नियम काम करता है, बाकी कभी कभी ये ज्यादा काम करता है। 2 भुजाओं का अनुपात बराबर करना होता है, ध्यान रखना, यहाँ भुजाएं बराबर करनी होती है या कोण बराबर करने होते हैं, और कोण इसमें भी बराबर होते हैं, कोण इसमें बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ भुजाएं बराबर होती है और समरूपता में भुजाओं का अनुपात बराबर करना होता है। भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। तो ये सर्वांग सम आकृतियां और समरूप आकृतियों के बारे में जितनी चीजें थी मैंने आपके सामने बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए सर। इससे शानदार तरीके से कोई नहीं बता सकता आपको कि एक एक वर्ड मैंने आपको समझाया है, और शानदार तरीके से आप लोग ले सकते हो स्क्रीनशॉट वगैरह, जैसा मैंने लिखा वैसा का वैसा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर की आन बान शान है, ध्यान रखना। पूरी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से मैंने आपके सामने लिख दी। ले लो साहब स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। आगे मुझे अभी सर्वांग समता के बारे में कुछ और बताना है कि बहुभुज की समरूपता के नियम क्या होते हैं या त्रिभुजों की समरूपता के नियम क्या होते हैं वो बता दूं, और फिर आपको थेल्स प्रमेय करवाना और थेल्स प्रमेय का विलोम का नियम बताना, और काम हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं बच लगेगा, चिंता मत करो आप लोग, कम ही टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है जितनी भी बातें मैंने सर्वांग सम और समरूपता के बारे में बताई आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। बढ़िया तरीके से इनको करना है, बढ़िया तरीके से इनको समझना है। अगली हेडिंग में मुझे केवल और केवल 2 चीज़ें बतानी है। एक, बहुभुजों की समरूपता के 2 नियम होते हैं कि नियम क्या है,
कोई भी जो अगर दो बहुभुज समरूप हैं या दो त्रिभुज समरूप या दो चतुर्भुज समरूप, उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये बात मैंने आपको यहाँ पर भी बता दी। भाई समरूपता में ध्यान रखना, सर्वांग समता में क्या होता है कि संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन समरूपता में क्या होता है कि संगत कोण तो बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ संगत भुजाएं बराबर नहीं होकर संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, अनुपात मतलब बट्टा में लिखना, अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। वो बातें मुझे लिखवानी है, बढ़िया तरीके से मैं आपको वो लिखवाता हूँ। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं बहुभुजों की और त्रिभुजों की समरूपता के नियम। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं आपके बहुभुजों की समरूपता के नियम, ध्यान रखना, ठीक है। बहुभुजों की समरूपता। और एक बात ध्यान रखना, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, सारे के सारे बहुभुज ही होते हैं। बहुभुजों की समरूपता, या मैं ब्रैकेट में त्रिभुजों की समरूपता भी लिख देता हूं। बहुभुजों की समरूपता या त्रिभुजों की समरूपता होती क्या है, ध्यान रखना। दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। संगत कोण बराबर हो, दूसरा पॉइंट संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, अर्थात समानुपाती हो। ये लो सर, कोई पूछ ले कि दो बहुभुज समरूप कब होंगे या दो त्रिभुज समरूप कब होंगे। बहुभुज का मतलब हो गया, देखो इसमें त्रिभुज भी आ गया, इसमें चतुर्भुज भी आ गया, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज और दशमभुज, सारे भुज आ गए। इस बात को ध्यान रखना। तो कोई पूछ ले कि दो बहुभुज समरूप कब होंगे या दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, तो आपको दो पॉइंट लिख के आना है। उनके संगत कोण बराबर हो, है ना, मैंने उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, ये ध्यान रखना। और उनके संगत कोण बराबर। तो कोई पूछ ले दो बहुभुज समरूप कब होंगे या दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, तो लिखना है उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या अर्थात समानुपाती होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। इस बात को हमेशा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये बातें आपके दिमाग में छप जानी चाहिए ऐसा। ये बातें आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं जो ध्यान रखना। सभी वर्त समरूप होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि कोई पता नहीं है कि वर्त आप लोगों ने बना दिया, एक किसी ने छोटा वर्त बना दिया, एक बड़ा वर्त बना दिया, आकार तो समान है, साइज समान नहीं है, तो समरूप तो हो ही रहे। तो सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, समान त्रिज्या वाले, समान त्रिज्या वाले सभी वर्त सर्वांग सम होते हैं, ध्यान रखना। आपको सर ये कैसे, तो मैंने समान त्रिज्या बोल दी ना। अब एक क्लास में पढ़ रहे हो, मैंने आपको बोला 5 सेंटीमीटर, मेरे सामने सपोज 10 बच्चे बैठे, मैंने बोला एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाओ। कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो 5 सेंट त्रिज्या में आप क्या करोगे, प्रकार लोगे, पेंसिल डालोगे, 5 सेंट स्केल के ऊपर ओपन करोगे, सबने 5 सेंटीमीटर बनाया या नहीं बनाया। इसका मतलब यहाँ आकार भी समान हो गया और यहाँ साइज भी समान हो गया। और जब आकार और साइज की बात होती है तो सर्वांग सम होता है। लेकिन मैंने यहाँ बोला सभी वर्त समरूप होते हैं। मैंने बोला एक क्लास में 10 बच्चों का एक वर्त बनाओ, तो किसी ने छोटा वर्त बना दिया, किसी ने बड़ा वर्त बनाया, तो वर्त ही है ना।
किसी ने 1 सेंटीमीटर का बना दिया, किसी ने 2.5 सेंटीमीटर बना दिया, किसी ने 5 का बना, किसी ने 10 सेंटीमीटर का बना दिया, तो गोला ही तो खींचा आप लोगों ने। यहाँ आकार तो समान हुआ कि नहीं हुआ? तो जब आकार समान है और यहाँ साइज समान नहीं था तो हमने बोल दिया सभी वर्ग समरूप होते हैं। जब तक उस आकृति में समान कोई बात नहीं करता कि इसकी भुजाएं वगैरह समान है, तब तक वो समरूप ही होंगे। लेकिन मैंने बोल दिया समान त्रिज्या वाले सभी वर्ग क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ध्यान रखना। नंबर 4, सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समान भुजा वाले सभी वर्ग समान भुजा वाले सभी वर्ग लिख दिया क्या? यहां लिखा सभी वर्ग समरूप होते हैं, क्योंकि वर्ग बोल दिया। आप एक आकृति बनाओ, कितनी बना सकते हो? भुजाएं समान होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप लोगों ने, मैंने बोला एक वर्ग बनाओ, किसी ने 3-3 सेंटीमीटर बना दिया, किसी ने 4-4 सेंटीमीटर का वर्ग बना, किसी ने 5-5 का, तो आकार समान है, साइज समान थोड़ी। लेकिन बोल दिया समान भुजा वाले, मैंने बोला एक 4 सेंटीमीटर का वर्ग बनाना, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, मैं भी यही बनाऊंगा, आप भी वही बनाओगे। तो इसका मतलब दोनों का आकार भी समान हो गया और दोनों का माप भी क्या हो गया? समान हो गया। ये बातें आपको ध्यान रखनी सर। इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, कुछ भी ध्यान नहीं रखना। मैंने जितनी बातें अभी तक पढ़ाई आपके दिमाग में छाप दी है मैंने, बढ़िया तरीके से आपको एक एक चीज़ को पढ़ना है। अब मुझे केवल और केवल थेल्स पर में पढ़ना, क्योंकि जब तक थेल्स पर में नहीं आएगा तब तक आप मान के चलिए, आपको 6.2 का एक भी सवाल नहीं आएगा। 6.2 का एक भी सवाल आपको समझ में नहीं आएगा, एक भी सिंगल सवाल। तो पर में समझना बहुत ज़रूरी है। 6.3 में कोई भाषा नहीं है। 6.3 में मैंने जो समरूपता बताई आपको वो पढ़ना नहीं और काम आपका हो जाएगा। करो साहब, इसको करो साहब करो। हम तो 6.3 में केवल और केवल जो दो आपके कोण बराबर करने हैं, समरूप करने के लिए किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर कर दो, या किसी भी आकृति, ज़्यादातर त्रिभुज है क्योंकि त्रिभुज नाम है, त्रिभुज ही आएगा आपके। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लोग करने वाले। करो साहब, इनको करो। त्रिभुजों की समरूपता पूछ ले या बहुभुजों की समरूपता पूछ ले तो उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना, अर्थात समानुपाती होना चाहिए। सभी वर्ग समरूप होते हैं, समान त्रिज्या वाले सभी वर्ग सर्वांग सम होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट छूटा होगा। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट स्क्रीनशॉट लो सर। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार की। ले लो सब स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, हम लोग बढ़ते हैं आगे। और कोई ज़्यादा चीज़ बची हुई है नहीं, मैंने जितनी बातें हो सकती है आपको बता दी। अब मुझे केवल और केवल बताना है थेल्स पर में। बहुत इंपॉर्टेंट है थेल्स पर में और थेल्स पर में का विलोम, क्योंकि जो 6.2 प्रश्नावली है वो पूरी की पूरी थेल्स पर में और थेल्स पर में के विलोम पर ही आधारित है, ध्यान रखना। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं रहेगी किसी भी प्रकार की। ठीक है, तो उम्मीद है मैंने जितने भी बातें अभी तक आपको बताई है समझ में आ गई। ये त्रिभुज का बेसिक है और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये एक्चुअल में 9th क्लास में चीज़ें थी सारी की सारी। आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। मैंने 9th नहीं पढ़ाई, ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाई, ऑनलाइन में भी मैंने 10th ही शुरू की थी। आगे से हम लोग ये सोच रहे हैं न्यू सेशन में 9th पढ़ाऊँ। मैं 9th को पढ़ाना मुझे बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि जब बच्चे 9th से 10th में आते हैं ना तो बहुत गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आपको सारी चीज़ें अभी पता हो जाएगी, कोई ज़्यादा समस्या आपको आएगी नहीं। तो बढ़िया तरीके से इनको करो, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। सब चीज़ें याद होनी चाहिए, जितनी भी बातें लिखी आपको सब याद होनी चाहिए।
बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करेंगे आपके प्रमेय 6.1, जिसको थेल्स प्रमेय बोला जाता है, जिसको बीपीटी भी बोला जाता है, जिसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी बोला जाता है, उसका सॉल्यूशन। अब देखो हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करने जा रहे हैं और पॉइंट है आपके प्रमेय 6.1। 6.1 हम लोग सिद्ध करेंगे, 6.2 को सिद्ध करने की जरूरत नहीं। उल्टे का मतलब होता है अभी जो चीज़ दे रखी होगी उसको अगले वाले में सिद्ध करना होता है, जो सिद्ध करना होता है वो दिया होता है। उल्टे का मतलब ये होता है। हम लोग हर बार थेल्स प्रमेय का विलोम और थेल्स प्रमेय यूज करेंगे। प्रमेय 6.1 के थेल्स प्रमेय के दो नाम और, एक थेल्स प्रमेय होता है कि बीपीटी होता है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी बोला जाता है। इसका कथन भी कई बार एग्जाम में 1 नंबर का पूछ लेते हैं कि आप इसका कथन लिखिए, कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, याद करना है, कथन को ध्यान रखना। कथन क्या कह रहा है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी भी एक भुजा, त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है, आप चाहे ऐसे समांतर खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, तीनों के समांतर, एक भुजा के समांतर आपको एक भुजा के, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, एक भुजा पर आपने रेखा खींच दी भुजा के समांतर, तो फिर वो अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, आगे बताऊंगा। भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसका मेन मुद्दा होगा इसका चित्र ऐसा, और चित्र के लिए हथियार की जरूरत पड़ेगी। गंगाराम जी है हमारे पास, तो इसका यूज कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। चित्र बनाते हैं, चित्र बनते ही काम हो जाएगा। इसका सॉल्यूशंस आपको करना है सब, बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस करवाऊंगा, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। पहले त्रिभुज बना लेते हैं, बाद की बात बाद में कर लें। पहले त्रिभुज बनाना बहुत जरूरी है सर। ये आपके पास त्रिभुज है और एक त्रिभुज का नाम हम दो दे देते हैं, ए, ये बी और ये सी। जैसा बोल रहा वैसा समझ। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, हम लोग सपोज डेट करते हैं, ये वाली एक भुजा ले लेते हैं, ये समांतर का चिन्ह होता है, इसके समांतर एक हम लोग भुजा खींच देते हैं यहां पर हम लोग इसके समांतर एक यहां पर भुजा खींच देते हैं। यहां पर हम लोगों ने खींच दी एक भुजा, यहां पर हम लोगों ने एक भुजा खींच दी, इस बात को ध्यान रखना, समझ गए आप लोग। ये इसके समांतर हम लोगों ने एक भुजा खींच दी, ये वाले, और नाम दे देते हैं साहब इस भुजा का, सी आ गया। तो यहाँ पर ये एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं डी, और यहाँ ये प्रतिच्छेद कर रही है तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी भी भुजा, देखो मैंने इसके समांतर ये खींची, आप चाहते थे इसके समांतर यहाँ खींच सकते थे, आप लोग इसके समांतर यहाँ खींच सकते थे, कोई मना नहीं होता किसी भी प्रकार का, ध्यान रखना, ठीक है। एक भुजा के समांतर अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। अब देखो इसके समांतर आपने ये खींची थी, ये रेखा इन दोनों बिंदुओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, नहीं कर रही है? करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो एक रेखा खींच दी तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती। अन्य भुजा जो पूरी भुजा थी उसके 2 टुकड़े हो गए, देखो ये बट्टा ये और ये बट्टा ये, इस बात को ध्यान रखना। पूछा जो सिद्ध करना जो पूछा गया ना, ये वाला अपॉन ये और ये बट्टा में ये बात आपको ध्यान रखनी सब, ठीक है। पहली बात हम लोग बात करेंगे, जब भी सवाल आता है उसमें हर बार पहले जब भी सिद्ध करने वाली चीज़ होती है उसमें लिखा जाता है दिया गया है। इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। जब भी सवाल में आपको कुछ पूछा जाए तो पहले सबसे पहले लिखा जाता है दिया गया है, और आप लोग लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये डी ई समांतर है किसके? बीसी के। थेल्स प्रमेय ये कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं समांतर है, अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं आपस में समांतर है तो अन्य 2 भुजाएं एक अनुपात में विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर ये भुजाएं समांतर है तो ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं, एक नंबर के सवाल ऑलमोस्ट इसी के ऊपर बनते हैं। आप लोग जब शाम को क्लास देखोगे ना लाइव वाली, सुबह हो जाएगी, कल शाम को लाइव क्लास देखो, उसमें आपको पता लगेगा। ये आपको सवाल में दिया गया था। अब सवाल में आपको सिद्ध करना,
सवाल में आपको क्या करना है जी, सिद्ध करना है। और सवाल में सिद्ध क्या करना है कि ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में हो जाएगा इसी। ये आपको सिद्ध करना। अब थेल्स प्रमेय का उल्टा क्या कहेगा आगे ध्यान रखना। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर हो सकती है। और थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर दो भुजाएं समांतर है तो उन रेखाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। और थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि अगर भुजाएं क्या है आपके भुजाओं का अनुपात बराबर है तो भुजाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो मैंने थेल्स प्रमेय का विलोम वैसे यहाँ बता दी, लेकिन मैं अलग से चित्र बना के बता दूं, कोई समस्या नहीं। ये आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन इस सवाल में मुझे क्या करनी पड़ेगी साहब, रचना करनी पड़ेगी। मुझे यहां पर रचना करनी पड़ेगी। और पर में हमेशा फिक्स चीजें होती है, ध्यान रखना। सिद्ध करने वाली 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तभी पता लगेगा। सिद्ध करने में क्या हम लोग लिखेंगे, हम लोग एक डी से एक लंब डालेंगे और वो डालेंगे एस सी के ऊपर, तथा एक ई पॉइंट से हम लोग लंब डालेंगे ई एन तक, और वो हम लोग डालेंगे ए बी भुजा के ऊपर। ध्यान दीजिए सब, क्या किया क्या नहीं किया, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बच्चों की हालत खराब रहती है। यहाँ से हम लोग एक लंब डालेंगे, यहाँ पर इस भुजा से यहाँ पर हम लोग एक डालने वाले हैं लंब। ये हम लोगों ने यहां से लंब डाल दिया और इस लंब को हमने नाम दिया था ई एन। ठीक है, और इस पॉइंट को भी यहां हम लोग मिलाएंगे, ध्यान रखना। इस पॉइंट को भी हम लोग यहां मिलाने वाले। ये ध्यान रखना। ऐसे हम लोगों ने डी से भी लंब डाला था, मैंने बोला था देखो डी से लंब डालना एस सी के ऊपर, तो यहां पर भी हम लोग एक लंब डालने वाले। मैन इस सवाल के अंदर चित्र ही है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका एम। अब लोग समझ गए होंगे इस बात को, मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। यहाँ पर लंब डाल दी और ये पॉइंट भी यहाँ पर मिलाना। ये लो सब, ये हम लोगों ने चित्र बना दिया। कोई समस्या यहां तक? हम लोगों ने यहां तक जो चित्र बनाया वो आप लोगों के सामने लिख दिया। जगह का अभाव रहेगा, ध्यान रखना थोड़ा सा। उपपत्ति मैं यहां पर लिख देता हूं। उपपत्ति में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मेरे सामने यहाँ पर लंब डालने का मतलब ये हो गया कि एक समकोण त्रिभुज बन गए। क्या बन गए साहब? एक समकोण त्रिभुज मेरे पास बन गए। कैसा समकोण त्रिभुज? एक इस त्रिभुज को देखो, देखो त्रिभुज ए डी ई में ए डी ई एक त्रिभुज लिए, उसका आधार काम आएगा ए डी, और यहाँ से देखो एक लंब आ रहा है। और एक त्रिभुज लो देखो बी डी ई, इसका आधार बी डी काम आएगा, लेकिन इसका लंब जो काम आएगा वो ऊंचाई जो काम आएगी। आप लोग लिखोगे चूंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हमारे पास यहाँ पर 4 बार समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, और बटा में लाने का मतलब बटा में लेना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं कि ए डी के बटा में कौन आ जाए? डी बी। तो ध्यान देना,
त्रिभुज ए डी ई हम लोग लेंगे, समकोण त्रिभुज है ए डी ई। आपको सर समकोण का अरे लंब आ रहा है ना इसके ऊपर, ऊंचाई हमेशा लंबवत आती है, ऊंचाई हमेशा कहाँ आती है लंबवत, तो ये इसकी ऊंचाई आधार बी डी काम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लेके आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। आप लोग लिखोगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में, ए डी ई ले लिया और बटा में हम लोग लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। ध्यान देना, दो त्रिभुज हम लोग लिया, देखो ए डी ई, तो ये समकोण त्रिभुज है और इसका आधार कौन सा काम आएगा, ए से लेकर डी तक, तो 1/2 तो होता है समकोण त्रिभुज में, 1/2 गुणा आधार कौन सा काम आएगा, ए डी, गुणा ऊंचाई कौन सी काम आएगी, ऊंचाई कौन सी काम आएगी, ई एन काम आएगी, ई एन। देखो ये आधार काम आया, ये इसकी ऊंचाई काम आई। अब देखो त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई में ये आधार काम आएगा बी डी, तो वो सेम टू सेम ही 1/2 गुणा में हो जाएगा बी डी, गुणा में ऊंचाई बाहर वाली काम आएगी ई एन, ऊंचाई कौन सी काम आएगी, ई एन। अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, तो हमारे पास एक्चुअल में क्या आ गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर में क्या हो जाएगा, ए डी के बटा में क्या आ जाएगा, बी डी, ए डी के बटा में आ जाएगा बी डी, और समीकरण संख्या क्या हो जाएगा, 1। हम जो चाहते थे एक पक्ष तो हम लोग लेके आ गए। ध्यान देना किया कि हम लोगों ने त्रिभुज लिया, तो देखो ए डी ई समकोण त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार तो काम आया ए डी, तो जो आधार काम आता है उसके ऊपर ऊंचाई आती, ऊंचाई आ गई ई है। लेकिन जब हम लोगों ने त्रिभुज लिया बी डी ई, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें याद हो जाएगी, बी डी ई, तो इसका आधार लिया आप लोगों ने बी डी, लेकिन ऊंचाई तो लंबवत नहीं आ रही, ऊंचाई वाली हमेशा बाहर वाली ली जाएगी, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल। आप लिखोगे तथा, इस बार मुझे ए ई चाहिए, देखो तो त्रिभुज तो मुझे वापस सेम लेना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा, क्योंकि मुझे इस बार ऊंचाई तो मैं जब डीएम लूंगा तो ऊंचाई इसका आधार कौन सा काम आएगा, ए ई काम आएगा डायरेक्ट। और एक त्रिभुज हम लोग लेंगे आपके सी ई डी, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई ले लो, त्रिभुज सी डी ई, वो सेम काम सब ऊपर जो काम किया था, 1/2 भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा ये ऊंचाई, इस बार हम लोग ए से लेकर ई तक काम लेंगे, तो ए ई गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगी, डी एम, ऊंचाई कौन सी काम आ जाएगी, डी एम। और फिर हम लोग लेंगे 1/2 गुणा में आधार कौन सा काम आ जाएगा, इसी गुणा में, और वापस इसमें त्रिभुज नहीं है, बाहर वाला काम आएगा डी एम, 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर में हो जाएगा ए ई बटा में इसी। समीकरण संख्या 2। आपको सर बराबर तो आ गया, लेकिन आपको कोई चीजों को समीकरणों को अगर बराबर करना है तो उसका दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष अपने बराबर हो जाता है, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर हो जाता है। अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो ये दोनों बराबर होना जरूरी। ठीक है साहब, ये ऊपर तो ठीक है लेकिन यहाँ गड़बड़ कर दी, ये चीज और ये चीज बराबर नहीं। लेकिन अब 9th क्लास वापस काम आ जाएगी। हम लोग लिख सकते हैं चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE के। इसको हम लोग देंगे समीकरण संख्या 3 और कारण लिखेंगे यहां पर क्यों बराबर है। कोई बता सकता है कारण मुझे?
क्यों मैं यहाँ जगह रखूंगा मेरे लिए सिद्ध करने के लिए। कोई कारण बता सकता है यहाँ पर कि बराबर क्यों है? 9th क्लास में आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, एक ही आधार, एक ही आधार, एक ही आधार तथा दो समांतर भुजाओं के, दो समांतर भुजाओं के मध्य बने, मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है आपके? बराबर होता है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार की। एक ही आधार तथा दो समांतर भुजाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा ही क्या होता है आपका? बराबर होता है। आपको सर बराबर कैसे? आप सोचो साहब, यहाँ पर देखो त्रिभुज बी डी ई लिया, देखो ध्यान से देखना, त्रिभुज बी डी ई में भी आधार क्या आया? डी ई। त्रिभुज का आधार हो सकता है। जब सी डी ई लिया तो भी आपने आधार कौन सा लिया? डी। तो एक ही आधार हो गया। और दो समांतर भुजाओं के बीच में कैसे बन रहे हैं? डी ई और बी सी समांतर नहीं है क्या? तो इन दोनों भुजाओं के बीच में दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये और ये। तो जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। ये 9th क्लास में स्पष्ट एक पर में लिखा हुआ, आप लोग जाके देख लेना। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं ये और ये चीज तो एक ही होगी। आप लोग यहां से लिखोगे क्या? यहां ऊपर लिखना, आप लिखोगे अतः, अतः समीकरण 1 कोमा समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से। तो ये भाग बराबर हो गए, तो बच गया क्या आपके पास? ए डी बटा में बी डी बराबर में हो जाएगा ए ई बटा में ई सी। ये आपको सवाल में क्या करना था? सिद्ध करना था। इति सिद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे 2 नंबर का सवाल पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। कोई भी पूछ सकता है 2 नंबर का सवाल आपसे, कोई भी 2 नंबर का सवाल आपसे पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। बाकी तो ऊपर तक तो यहाँ कोई काम ज़्यादा इतना था नहीं, सीधा सीधा कर लिया। आधार लिया, ऊंचाई ली, आधार लिया, ऊंचाई ले ली, कोई समस्या थी नहीं। और इसको बराबर करना था, ये बराबर हो रहे थे। ऊपर वाला तो सेम बराबर था, लेकिन यहाँ गड़बड़ थी, तो ये हम लोगों ने बराबर लिख दिया। समीकरण 3 दे दिया। एक ही आधार, एक ही आधार मतलब दोनों का डी ई आधार है, और दो समांतर भुजाएं, दो समांतर भुजाएं ये वाली, इनके बीच में दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये और ये, इनका दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब फिर ये और ये चीज बराबर होगी। तो ये और ये बराबर है, तो इसकी जगह अगर ये रख दूं तो दोनों, ये वाला भाग बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो अपने आप ये वाला भाग बराबर हो गया। और ये सीधा आपको करना, मैंने किताब से बहुत इजी वे में आपको बता दिया, बहुत इजी वे में आपको इसका बता दिया सॉल्यूशंस। और मैं थेल्स प्रमेय का विलोम इसी में बताने वाला, क्यों क्लास को हम लोग खत्म करें। सीधी सिंपल सी बात है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसी त्रिभुज में, आपको 2 चीजें ध्यान रखना, थेल्स प्रमेय का सॉल्यूशंस आना चाहिए और थेल्स प्रमेय का विलोम याद होना चाहिए। अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं समांतर है तो उनका अनुपात बराबर होगा। और अगर वो किससे होगा? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय यह कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर है तो उनका अनुपात बराबर कर दो। लेकिन थेल्स प्रमेय का विलोम यह कहता है अगर 2 भुजाओं का अनुपात बराबर है तो भुजाएं क्या हो जाएगी? समांतर। अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं समांतर है तो उनका अनुपात बराबर होता है थेल्स प्रमेय से। और अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का अनुपात बराबर आप लोगों ने कर दिया और भुजाएं क्या कर दी आप लोगों ने? समांतर, वो आप लोग करते हो थेल्स प्रमेय के विलोम से। उसको शायद लिखने की जरूरत भी नहीं, फालतू हम लोग अगली स्लाइड में आएंगे, 5 से 10 मिनट वेस्ट करेंगे, उसकी बजाय मैंने यहाँ बता दी। ये आपको ध्यान रखना। थेल्स प्रमेय ये कहता है किसी त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं समांतर है तो अन्य 2 भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात विभाजित होता है। ये थेल्स प्रमेय कहता है। थेल्स प्रमेय का विलोम यह कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर है तो भुजाएं आपस में समांतर हो जाएगी। ये कहता है थेल्स प्रमेय का विलोम। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास हम लोग कर रहे हैं खत्म। ले लो साहब फटाफट, हम लोग करते हैं इसको खत्म।
बोलो सर। क्या बातें समझ में आ गई क्या? एकदम बढ़िया तरीके से बोलो। बोलो साहब, बोलो फटाफट। कोई दिक्कत है क्या किसी प्रकार की? नहीं होनी चाहिए दिक्कत। देखो, आपको इसको क्या करना होगा, बार बार करना होगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल होगी, वरना नहीं होगी। एक छोटा सा पर में है, ज़्यादा नहीं, चित्र में रचना करनी पड़ेगी आपको। मेरे हाथ में नहीं है, जो किताबें के हिसाब से चलती है ना, उसके हिसाब से काम होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। बढ़िया तरीके से आप लोग इस चीज़ को कर सकते हो और बढ़िया तरीके से आपको एक एक चीज़ समझनी। मैंने छठे चैप्टर के बारे में, त्रिभुज के बारे में, ऐसा नहीं है कि रैपिड रिवीजन के हिसाब से पढ़ा है, मैंने पूरा बारीकी से इस चैप्टर को पढ़ा है, पूरा बारीकी से, एकदम शानदार तरीके से। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बोलो सर, बढ़ेगी आगे? बिल्कुल सर। तो उम्मीद है मैंने जो छठे चैप्टर के बारे में, त्रिभुज के बारे में जितनी बातें आपको बताई है, मेरे लाल और लालियों को शानदार तरीके से समझ में आई होगी। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। एक एक कंसेप्ट आप लोगों ने क्लियर किया होगा और शानदार तरीके से मैंने आपको एक एक चीज़ बताई। और उम्मीद है इंट्रोडक्शन कंप्लीट समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन आप लोग अभी देख लें और शाम को हम लोग कल, आज ही शाम को क्लास लाइव में जुड़ना है आपको। और बढ़िया तरीके से मैं आपका छोटे छोटे जो पॉइंट्स लिखवाए ना, उनको कैसे याद करना वो बताऊं। और कल आपके 6.1, 6.2 और 6.3 प्रश्नावली है, उसके जितने क्वेश्चंस और जितने एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनका सॉल्यूशंस मैं आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। तो तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। सभी बोर्ड के टाइम टेबल आ गए हैं, उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। और मोटिवेट रहिए, घर वालों का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।